12 जनवरी 2021 मंगलवार शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं। न्यूजीलैंड की भरपूर गर्मी का मज़ा उठा रहे हैं हम लोग। भाई साहब, आज टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26-27 डिग्री तक पहुंच गया है। अब इस समय थोड़ी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो अपने बैकयार्ड में बाहर बैठकर बनाते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि ऑडियो क्वालिटी क्लियर और ठीक रहे। तो आज हम बात करेंगे तानाशाही की, एक नई किस्म की तानाशाही। अच्छा, पिछले 1-2 दशकों में इस पूरी दुनिया के बहुत सारे जाने माने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यूनानिमसली इस बात से एग्री करते हैं कि दुनिया भर की डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ कंट्रीज का। कंट्रीज जैसे फिलीपींस, टर्की, हंगरी, पोलैंड, ब्राज़ील, ताजिकिस्तान, चाइना, रशिया, वियतनाम, सऊदी अरेबिया। इन सब कंट्रीज़ को अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश करोगे तो पिछले 5 से 20 सालों में आपको काफ़ी सारे कॉमन ट्रेंड्स दिखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इन कंट्रीज़ का आपस में कुछ खास रिश्ता भी नहीं है, पर इनके लीडरों की हरकतें ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन कंट्रीज़ में पाए जाने वाले 5 कॉमन ट्रेंड्स के साथ। तो पहला सबसे बड़ा और सबसे खास ट्रेंड ये है कि इन कंट्रीज़ की जितनी भी पावर शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें या तो टोन डाउन किया जा रहा है या पूरी तरह से ख़त्म और बर्बाद कर दिया गया है। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हर एक इंस्टीट्यूट के पास अपनी अलग पावर होती है। इन इंस्टीट्यूट्स का काम ही यही होता है कि एक दूसरे पर चेक रखें ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे सोशल और रिलीजियस ग्रुप्स और एसोसिएशंस होती हैं जो पावर शेयरिंग में अपना योगदान देती हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी गवर्निंग पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जो कि काफ़ी मददगार साबित होते हैं गवर्नमेंट को ट्रैक पर रखने के लिए। पहला काम जो इन कंट्रीज़ में हो रहा है या हो चुका है वो ये है कि ये पावर शेयरिंग बस सिर्फ एक नाम का कंसेप्ट बन के रह गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जिन्हें एक दूसरे पर चेक रखना चाहिए था वो सिर्फ एक ही आदमी के इशारों पर नाचती हैं। इन कंट्रीज में सारी पावर सिर्फ एक हाथ में दिखाई देती है। वन मैन वन पार्टी, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन मैन। मतलब अलग अलग रूप में यह स्लोगन सुनने को मिलता है इन कंट्रीज में। एक सुप्रीम लीडर की इमेज देखने को मिलती है। तो दूसरा ट्रेंड ये है इन कंट्रीज की लीडरशिप में उत्तरदायित्व की कमी दिखती है। कोई जवाबदारी नहीं है। अब क्योंकि कोई जवाबदारी है नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस को वैसे ही खत्म किया जा चुका है, तो यहां के लीडर्स में और एक खेत में घुसे हुए खुले सांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। उनके जो मन में आता है वो करते हैं और कर सकते हैं। बहुत गजब की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। यह है तीसरा ट्रेंड। कहने को तो इलेक्शंस होते हैं इन कंट्रीज में, पर इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट्स सबको मालूम होते हैं। चौथा ट्रेंड ये है इन कंट्रीज में यहाँ का बढ़ता हुआ करप्शन और पक्षपात जो कि साफ दिखाई देता है। लीडरों का कहर और उनकी कृपा कभी भी किसी पर भी बरस सकती है। पांचवा और आखिरी ट्रेंड है यहां पर किसी भी किस्म के मतभेद को बहुत ही व्यवस्थित एवं
पद्धतिबद्ध तरीके से कुचल दिया जाता है। तो ये थे इन कंट्रीज के 5 कॉमन ट्रेंड्स। अच्छा, पॉलिटिक्स के विद्वानों को इन ट्रेंड्स की झलकियां इस दुनिया की एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में भी दिखाई देती हैं। एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया। जॉन कीन नामक एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और डेमोक्रेसी के बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, द न्यू डेस्पोटिज्म, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया है। अपने दशकों का एक्सपीरियंस लेकर, जहां उन्होंने दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, इस बुक के माध्यम से डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मौलिक सा विश्लेषण प्रदान करते हैं। तो जॉन का कहना यह है कि अक्सर डेमोक्रेसी में कुछ असामान्यताएं पाई जाती हैं, जैसे कि अथॉरिटेरियनिज्म या अधिनायकवाद, पॉपुलिज्म या लोक लुभावनवाद, टोटलिटेरियनिज्म या सर्वसत्तावाद। मैं जानता हूं कि ये बहुत भारी भरकम वर्ड्स है, तो इसलिए इनकी डेफिनेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जस्ट इन केस अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हो तो वर्ड्स क्या थे हमारे? अधिनायकवाद, लोक लुभावनवाद और सर्वसत्तावाद। तो इन तीनों का मिला जुला स्वरूप जॉन पेश कर रहे हैं अपनी इस बुक में, जिसके टाइटल को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो वो कहलाएगी एक नई तानाशाही। इस बुक में जॉन ये समझाते हैं कि इस तानाशाही को जो बात सबसे खास बनाती है वो है जनता का स्वेच्छा से गुलामी को कबूल करना। जी हाँ, इस तानाशाही को इतनी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है कि जनता वॉलंटरीली सर्विट्यूड एक्सेप्ट करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां पीपल डोंट लूज देयर लिबर्टी, दे विन देयर एनस्लेवमेंट। लोग अपनी आजादी नहीं खोते, अपनी गुलामी जीतते हैं। यह सब होता कैसे है? जॉन अपनी किताब में इन लीडरों के बिहेवियर्स, ट्रेट्स, सोच और इनके स्टाइल को डिस्कस करते हैं। देखो, आज वो दिन नहीं है जहां आप बहुत आसानी से तानाशाहों की पहचान कर सकते हो। आपको लीडर्स जंगीज खान जैसे या नेपोलियन बोनापार्ट या हिटलर जैसे तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस नई तानाशाही में लीडर्स डिसेप्शन और सिडक्शन के मास्टर्स होते हैं। ये चालबाजी और लुभाने के नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी जनता की स्वेच्छा भरी आज्ञाकारिता अर्जित करते हैं। फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान या रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को आप अथॉरिटेरियन नहीं कह सकते। इनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे ये रूल करते हैं और कहलाते हैं आज के नए किस्म के तानाशाह। तो आइए इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। ये अपनी पूरी निष्ठा दिखाते हैं रूल ऑफ लॉ के प्रति और प्रोसीजर्स और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन इनकी एक गजब की काबिलियत होती है लॉ के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने की, जिसका पहला यूज ये करते हैं पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कॉस्ट को नेशनलाइज करो और प्रॉफिट्स को प्राइवेटाइज करो। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस या टाइकून्स को सब्सिडीज दो, लोन्स दो, कॉन्ट्रैक्ट्स दो और उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो। उनका संरक्षण ही इनको इनके पैसे की सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है। समझदार इतने होते हैं कि इनको अपने सारे गलत कामों के ट्रैक्स को भी बहुत खूबसूरती से कवर करना आता है। ध्यान रहे, ये गेम सिर्फ पैसे की है। आज रशिया की 25% जीडीपी क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ में है। देखने में ये जो नई तानाशाही का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक स्टैंडर्ड और बोरिंग डेमोक्रेसी से बहुत सुंदर, डायनेमिक और एक्शन ओरिएंटेड दिखाई देता है। अब पुरानी तानाशाही सा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। भाई, पुरानी टाइप की तानाशाही चलती थी इनकार और दमन के प्रिंसिपल्स पर।
और ये नई तानाशाही के प्रिंसिपल्स में मोहना और स्पेल बाउंड कर देना शामिल होते हैं। इस नई तानाशाही में हेडोनिज्म यानी कि सुखवाद को प्रमोट किया जाता है, अत्यधिक उपभोक्तावाद को प्राथमिकता दी जाती है और एक ऐसी कंडीशनिंग तैयार की जाती है जहां लोगों को मिडिल क्लास बनाया जाता है। उन्हें यह बताया जाता है कि बस काम करो, क्योंकि दिन में 16 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है अपना और अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए। आपको एक सुखी मिडिल क्लास वर्किंग क्लास की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है, आपको लुभाया जाता है ऐसे कई कंसेशंस देके या ऐसे काम करके जो डायरेक्टली आपको फायदा भी नहीं पहुंचाते। गवर्नमेंट हैंडआउट्स अनाउंस होते हैं, तरह तरह के टोकन वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, गाला इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाता है या वो अनाउंस हो जाते हैं। 2011 के अरब अपराइजिंग के दौरान उस रीजन की सारी तानाशाही रिजीम्स ने वेलफेयर पेमेंट्स बढ़ा दी और किसी भी किस्म के पोटेंशियल विरोध को दबा दिया। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत वाहवाही लूटी, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके जहां एक इंजीनियरिंग हब कहलाने वाला दुनिया का एक बहुत अद्भुत शहर नेओम डेवलप किया गया। इन सारे प्रोग्राम्स के अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और हर एक इवेंट में लार्जर देन लाइफ टाइप अनाउंसमेंट्स होती हैं जो पब्लिक को इतनी खुशी का एहसास करवाती हैं कि वो अपनी दिन प्रतिदिन की परेशानियां और तकलीफें भूल जाते हैं और दिल से अच्छा महसूस करते हैं। जैसे चाइना में हमेशा एक हार्मोनियस सोसाइटी की बात होती है, एक ऐसे समाजवाद के सपने दिखाए जाते हैं जिसमें चाइनीज विशेषताएं होंगी, चाइनीज संस्कृति के उदाहरण दिए जाते हैं। इस आर्टिफिशियल मैसेजिंग को डे इन डे आउट लोगों के दिमाग में हैमर किया जाता है और एक अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस को डेवलप किया जाता है। इस नए अभिमानी मिडिल क्लास इंसान को जो एक उज्जवल भविष्य की आशा रखता है, उसके आसपास एक जाल बुना जाता है, उसे बाकायदा एक रिलीजियस या सोशल पहचान दी जाती है। आने वाले बहुत नज़दीकी भविष्य में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सपना दिखाया जाता है। उसके आसपास के माइनॉरिटी या बागी लोगों पर टफ लीडरशिप की झलक दिखाई जाती है और लगे हाथ उसे भी टॉप डाउन रूल की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है। इस पूरे खेल में इस इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वो इस सिस्टम के प्रति एक फेरोशियसली लॉयल इंसान बन चुका है। इन तानाशाहों का एक और कॉमन ट्रेट है निष्ठुरता के साथ किसी भी किस्म की असहमति को कुचल देना। ये लोग किसी भी किस्म के ऑपोजिशन को सर नहीं उठाने देते, बहुत सोच समझ के वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सिचुएशन में ब्लैंकेट डिसीजंस नहीं लेते क्योंकि उससे जनता और इनके बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। सेलेक्टिव टारगेट्स को अपने वेलवेट फिस्ट्स के साथ खत्म करते हैं। वेलवेट फिस्ट्स, इनके लोहे के हाथों पर हमेशा मखमली दस्ताने होते हैं। इस तरह दुनिया की नज़रों में ये मानवता पर विश्वास रखने वाले सभ्य लीडर कहलाते हैं जो बेसिकली अंदर ही अंदर अपनी सीक्रेट पुलिस और सर्वेलेंस मशीनरी का यूज़ करते हैं अपने दुश्मन को बेरहमी से ख़त्म करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड लॉलेसनेस इनके लिए एक बड़ा ही नेचुरल गेम होता है। हालांकि ऊपर से यह हमेशा लोकतांत्रिक मान मर्यादा और परंपराओं की वकालत करते दिखाई देते हैं। अपनी जनता के साथ कॉमन टच को मेंटेन रखना इन तानाशाहों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सब कोई भी मौका नहीं छोड़ते जहां ये लोगों पर चेक रख सकें। जैसे सऊदी अरेबिया में एक नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स लॉन्च किया गया, पर ऐसा हर इनिशिएटिव का ओवर आर्चिंग मकसद यही होता है कि इन्हें ये पता रहे कि लोग शांत और ड्यूटीफुल हैं या नहीं, अपनी रोज़ की छोटी छोटी खुशियों का पीछा करने में बिजी हैं या नहीं। अच्छा, शक्तिहीन
शिकायतों को ये बढ़ावा भी देते हैं ताकि वो जनता में दिखा सकें कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखते हैं। एकमात्र ताकत जो सबसे ज़्यादा उभर कर आती है इन तानाशाहों की, वो है इनका मीडिया मैनेजमेंट। नेशनल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी इनके लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। मीडिया में ये लोग सुबह शाम दिखते हैं। हर एक इवेंट परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड और स्क्रिप्टेड होता है, जिसमें हीरो ये खुद होते हैं और जिनसे इनकी लेजिटिमेसी को बहुत बढ़ावा मिलता है। एक बनावटी नेशनल प्राइड और सॉवरेनिटी की सेलिब्रेशंस होती हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है जहां इस नई मिडिल क्लास ऑडियंस की नई और एक ना शिकायत करने वाली शख्सियत को तैयार किया जाता है। मनगढ़ंत स्टोरीज चलाई जाती हैं, सच झूठ जो भी जितना भी ज़रूरी हो वो भी बेझिझक परोसा जाता है। एंटरटेनमेंट का जामा पहनाकर ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटका भी दिया जाता है ताकि अपनी ऑडियंस को पूरी तरह और स्थायी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। जिस मीडिया या इंसान को खरीदा या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसे परसिक्यूट कर दिया जाता है। सारी ऑफिशियल मशीनरी का मुंह उसकी तरफ मोड़ दिया जाता है। चाइना, टर्की या अजरबैजान जैसे कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस रखा जाता है और एक छोटी सी भी डेविएशन की बहुत बड़ी सजा मिल जाती है। सोशल मीडिया पर इनकी एक आर्मी होती है जिसका 24/7 सिर्फ एक ही काम होता है, इनकी इमेज बिल्डिंग। प्रोपेगेंडा हो या फेक न्यूज़, बाय हुक और बाय क्रुक, इनका सुप्रीम लीडर अच्छा दिखना चाहिए। किसी को भी बदनाम करना, डिस्क्रेडिट करना या ट्रोल करना इनकी सोशल मीडिया आर्मी की रोजी रोटी है। इन तानाशाहों का रिलेशनशिप दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी के साथ खराब नहीं होता। यूएस या यूके जैसे देश इनके साथ ट्रेड रिलेशंस रखते हैं, इनको टेक्नोलॉजी, डिफेंस बेचते हैं, जॉइंट बिजनेस वेंचर्स करते हैं, तो इनको कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं होता। तो भाइयों, थोड़ा सोच के देखो, बात खतरनाक होने के साथ साथ डरावनी भी है। तो क्या ये नई तानाशाही हम सबको अपना गुलाम बना लेगी? क्या वो दिन भी आ जाएगा जब इस धरती की पूरी मानवता के लिए आज़ादी के नए मायने हो जाएंगे? क्या हमारी आने वाली नस्लें अपनी गुलामी की जीत का जश्न मनाएंगी? या फिर क्या इस उभरती हुई नई तानाशाही को रोका जा सकता है? क्या इस तानाशाही से बाहर निकलने का कोई तरीका है? देखो, इन लीडरों पर या हमारी एग्जाम्पल्स वाली कंट्री पर सैंक्शंस लगा के, बॉयकॉटिंग करके या फिर इनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। किसी भी किस्म की जोर ज़बरदस्ती इन पर नहीं चलती। इनकी पावर और इनका पैसा किसी के दबाव में नहीं आता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं हो सकता? नहीं, एक तरीका है जिससे कुछ हो सकता है, और तरीका एक ही है। ध्यान रहे, इस तानाशाही की पावर आती है इसके लोगों से। अगर इन्हीं के लोग कलेक्टिवली ये डिसाइड करें कि इन्हें रोकना है तो ये रुकेंगे। जैसे 2014 में हांगकांग में अम्ब्रेला रेवोल्यूशन हुआ। या फिर थोड़ा और सोच के देखो, एक आंदोलन दिखाई दे रहा होगा आजकल जिसने इस किस्म के लीडर्स के नाक में दम कर रखा है। सोचो। नमस्ते।